वाले है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हम लोग टोटली हिस्ट्री करेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग ये करेंगे और देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री और चैप्टर 1 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, है ना। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो यंग यूरोप का जो स्थापना है वो किसने की है, काबूर ने की है, मेजरी ने की है, बिस्मार्क ने की है कि गैरीबाल्डी ने की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेजनी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेजनी ने की थी। ठीक है, यंग यूरोप, यंग यूरोप, यूरोप का जो संबंध है वो मेजनी से है। इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्थापना किसने किया है, या ऐसे आता है कि यंग यूरोप का संबंध, संबंध किससे है। ठीक है, संबंध किससे है, किससे है। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेजनी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मेजनी ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था या यंग यूरोप का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेजनी। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये चीज रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनान, है ना, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। मतलब ये बोल रहा है कि यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें किसकी हार हुई। पराजय मतलब हार होता है। ठीक है, हार मतलब किसकी हार हुई थी, रूस की हार हुई थी, तुर्की की हार हुई थी, यूनान की हार हुई थी कि फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुर्की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। तो याद रखिएगा कि यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तुर्की की हार हुई थी। ठीक है, याद रखिए, स्वतंत्रता संग्राम बहुत है लेकिन यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम उसमें तुर्की की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें किसकी हार हुई थी, तुर्की की, तुर्की की हार हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी, तुर्की की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। अच्छा ठीक है, देखिए कि गैरीबाल्डी जो है वह पेशे से क्या था। तो सिपाही था, किसान था, जमींदार था और नाभिक था। तो इसका जो राइट आंसर है कि गैरीबाल्डी जो था वह नाभिक था। ठीक है, नाभिक, नाभिक था। गैरीबाल्डी क्या था, नाभिक। और नाभिक जो कहा जाता है, जो नाभिक मलाह जो था ना, मलाह को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, जो ठीक है, मलाह जो नाव नहीं खेपता है पानी आती, जो मछली उछली पकड़ता है उसको नाभिक बोला जाता है। ठीक है, तो वह पेशे से था नाभिक। ठीक है, वह पेशे से जो था वह क्या था, नाभिक था। याद रखिएगा, नाभिक नाव खेपने वाला को बोलते हैं। ठीक है, चलिए मतलब उसका काम काज था वो था नाभिक वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त की थी। अच्छा, काउंट काबूर जो है वह विक्टर इमैनुअल जो था वह उसको किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, मतलब उसको स्थापित किया था। जैसे नियुक्त मतलब होता है कि उसको वह काम, मतलब उस पद का काम देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेनापति का, फ्रांस के राजदूत का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री का। ठीक है, किसका दिया था, वह प्रधानमंत्री का दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं लौह की नीति। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है,
इसको भी आई करके याद कीजिएगा कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे कि रॉक्ट और लॉ की नीति किसके मतलब किसने किया था या किसके द्वारा यह अवलंबन किया गया था। तो देखिए एक में दिया हुआ है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम वन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि यह बिस्मार्क ने किया था और बिस्मार्क ने यह दिया था रॉक्ट और लॉ की नीति। ठीक है, तो यह रॉक्ट लॉ की नीति किससे संबंध है? बिस्मार्क से संबंध है। ठीक है, बिस्मार्क से संबंध है, मार्क से संबंध है। ठीक है, बिस्मार्क से संबंध है। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये VBI है और हमेशा यह क्वेश्चन लगभग बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में जो है यह लगभग बार यह क्वेश्चन पूछता है कि रॉक्ट और लॉ की नीति किसने अपनाई थी और किसने की थी। ठीक है, तो इससे बिस्मार्क का संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? ये द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा। ठीक है, तो ये जो ये लिखो द्वारा। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई, मतलब दोबारा से फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हैप्सबर्ग को, आलियन का, बुबोन का, कि जार्ज शाही का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये होगा सी वाला, बुबोंग। ठीक है, बुमबोंग जो ये है इसका जो है पुनः स्थापना किया गया था, पुनः स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस की शासक वंश का। ठीक है, यह फ्रांस का शासक वंश का है, फ्रांस के शासक वंश का है। ठीक है, और पुनः स्थापना इसको किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन संघ, ठीक है, जर्मन राइन संघ होता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अच्छा, ये भी आपका VBI हो जाएगा कि जर्मन राइन संघ का निर्माण जो है या किसने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मन राइन संघ का राज्य का जो निर्माण है किसने किया था? ठीक है, तो लुई 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन तृतीय ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मरियन किस देश की राष्ट्र की प्रतीक है? याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरियन जो है किस देश के राष्ट्र की प्रतीक है? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए अगला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? अच्छा, किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? ठीक है, तो निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य और संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। जो 1830 के बाद क्रांति हुई, ठीक है, क्रांति जो फ्रांस में किसी प्रकार से शासन स्थापित, मतलब जो 1830 के बाद क्रांति हुई फ्रांस में, तो उसमें फ्रांस में किस प्रकार का शासन प्रणाली स्थापित किया गया? तो निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन, अच्छा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में और 1807 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1688 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1688 में। ठीक है, इसका राइट आंसर 1688। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध किसकी पराजय हुई? मतलब सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, निपुल्स का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। और सेडोवा के युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। क्या चीज?
ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की हार हुई। ठीक है, ऑस्ट्रिया की हार हुई। याद रखिए कि सेडोवा के युद्ध में जो है किसका हार हुई, ऑस्ट्रिया की हार हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अच्छा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्रीमिया युद्ध, ठीक है, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध और सीडान का युद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीडान का युद्ध। क्या चीज, सीडान का, सीडान सीडान का युद्ध। ठीक है, सीडान का युद्ध के बाद क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हुआ। सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसके बाद युद्ध, तो ये सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीडान के युद्ध के बाद कौन सा एकीकरण किया गया, तो जर्मनी का एकीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। अच्छा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो ये हो जाएगा ट्रांसपेडेंट संघ की, सिस्लेपाइन संघ की, राइन संघ की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइन संघ। याद रखिएगा, राइन संघ। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ का स्थापना की थी। कौन सा, राइन संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलवराइन, है ना, जलवराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। अच्छा, जलवराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी, पर्सा में, ऑस्ट्रिया में, सार्डिनिया में, फ्रांस में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सा। पर्सा में जलवराइन संघ की स्थापना की गई थी, है ना। जलवराइन की स्थापना किस राज्य में स्थापित की गई थी, पर्सा में। याद रखिएगा, पर्सा में जलवराइन की स्थापना की गई थी, पर्सा राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या है। अच्छा, हंगरी की भाषा क्या है, इतालवी है, मैग्यार है, पॉल्सी है, फ्रेंच है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मैग्यार है। क्या है, मैग्यार, मैग्यार है। किसका भाषा है, हंगरी की। हंगरी की भाषा जो है वह मैग्यार है भाषा। ठीक है, हंगरी की भाषा मैग्यार, याद रखिएगा, हंगरी की भाषा मैग्यार। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अच्छा, जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था, और ये क्वेश्चन जो है बताया हुआ, तो इसको कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका कमेंट दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट, अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी, मतलब स्पष्ट रूप से कब यह किया गया था या बोला गया था, तो ये है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 1830 फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 1848 फ्रांसीसी क्रांति के बाद, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अच्छा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। ठीक है, आप याद रखिएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्या चीज को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसके कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। अच्छा, मेटरनिक का पतन जो है किस वर्ष हुआ था, मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। ठीक है, बोल रहा है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था, तो मार्च 1848 ईस्वी, अप्रैल 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी और जून 1848 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मई 1818 ईस्वी, सॉरी 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। अच्छा,
वियना कांग्रेस द्वारा किसका स्थापना ठीक से फिर से किया गया? और यह क्वेश्चन जो है बताया गया, आप कमेंट में जवाब दीजिए। यह क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वंश का कि ब्रूबो वंश का कि हैब्सबर्ग का कि जारशाही का? और इसका आंसर जो आप बताया गया, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए। चलिए अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? अच्छा, इसके विरुद्ध में कौन सा देश खड़ा था? पर्सा, तुर्की, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अच्छा, इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किससे है? ठीक है, मेजनी का संबंध किससे है? तो एक में कह रहा है लाल सेना से, दूसरे में कह रहा है कि एक में कह रहा है लाल सेना, दूसरे में कह रहा है चेका, और तीसरी में कह रहा है लाल कुर्ती। ठीक है, तीसरी में कह रहा है क्या? लाल कुर्ती, और चौथा में कह रहा है कार्बोनरी। तो बोल रहा है कि मेजनी का संबंध ना, तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी से है, कार्बोनारी या कार्बोनरी। ठीक है, इससे है मेजनी का संबंध। याद रखिए कि मेजनी का जो संबंध है वो है कार्बोनरी से, या कार्बोनरी या कार्बोनरी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जलबराइन का एक संस्था है, मतलब जलबराइन जो है वह किसकी संस्था है? ठीक है, तो आप बताइए कि व्यापारियों की संस्था है, क्रांतियों की संस्था है, कि वृद्धजीवियों की संस्था है, कि समानतों की संस्था है? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि जब भी बात करें जलबराइन की बात करें तो वह व्यापारियों का एक संस्था है। किसका है? वह व्यापारियों का एक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1829 है ना, 1829 में कि एड्रियानो पुल की संधि किस देश के बीच हुआ था? अच्छा, एड्रियानो पुल संधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रियानो पुल संधि किस देश के बीच हुआ था, मतलब किन किन देशों के बीच हुआ था? ठीक है, तो एक तो है हंगरी, तुर्की, यूनान और पोलैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुर्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। ठीक, क्या हो जाएगा? तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर है ना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? और एक चीज बताइए कि ये क्वेश्चन बताओ कि विक्टर इमैनुअल को किस पद पर व्यक्त किया गया था और किस पद पर व्यक्त हुए थे? इसको कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि यह बताया गया है कि किस पद पर व्यक्त हुआ था विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया, तो ये कमेंट में आप बताइए कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? अच्छा, इटली और जर्मनी जो है अभी वो किस महादेश के अंतर्गत आता है? दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशियाई देश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरोप में आता है। किस में आता है? यूरोप में। याद रखिए किस के अंतर्गत आता है? यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसके आरंभन किया था? और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, यह कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, यह कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। चलिए अगला, अगला है कि यूरोप के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, तुर्की का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, यूनान का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अच्छा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, 1870 में, 1886 में, 1864 में? 86 ने 66 है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1871 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1871 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अच्छा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पर्सा डेनमार्क के युद्ध के बाद, सीडान युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद और क्रीमिया युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीडान युद्ध के बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडान युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? अच्छा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो काउंट कबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेजनी ने। इसका क्या हो जाएगा आपका? मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी, याद रखिएगा। चलिए अगला। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो इसका याद रखिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेजनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? अच्छा, सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। ठीक है, तो इसका याद रखिए कि 1870 में, 1870 में। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अच्छा, फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडोवा में, सेडान में, सेडोवा में, राइनडाइन में और फ्रैंकफर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेडान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अच्छा, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 में, 1820 में, 1825 में, 1830 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना किस देश की राजधानी? अच्छा, वियना किस देश का राजधानी है? फ्रांस का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रिया का, रूस का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? अच्छा, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो बोल रहा है 1854, 1855, 1856, 1860। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1854, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से संबंधित है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1804 सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1889, 1891, 1791, 1789, 1801 और 1804। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1804। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1804। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अच्छा, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट और मीटरनिख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीटरनिख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटरनिख। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या मीटरनिख का व्यवस्था का उद्योग? अच्छा, मीटरनिख का व्यवस्था का
उपदेश क्या था? उपदेश क्या था बताइए? गणतंत्र की स्थापना करना, गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरानी व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित करना और पुनः स्थापना किया, और नेपोलियन ने पुनः स्थापना करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पुरातन व्यवस्था में पुनः स्थापन करना। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? काउंट काबूर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो चलिए देखिए 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1862 ईस्वी, 1862 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए इसका। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ है, पूर्ण होगा? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण होगा। ठीक है, तो 1886, 66, 1864, 1870, 1871। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा जर्मनी का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर 1871 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871। चलिए अगला। अगला, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? अच्छा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए पहले मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर सी है, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर क्या है? सी है और बिस्मार्क है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था जलवायु संघ की स्थापना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। बाकी इसका असली आंसर है 1829 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक बढ़ेगा तो 1830 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि गस्टीन की संधि किस वर्ष हुआ? गस्टन की संधि किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो आपको बताते हैं 1864, 1865, 1866, 1870। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 65, 1865। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। ठीक है, चलिए अगला। अगला है, एड्रियानो पुल की संधि किस वर्ष हुई थी? अच्छा, एड्रियानो पुल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1829, 1830, 1831, 1832। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1829, 1829। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? अच्छा, कौन कौन था सीडान के बीच में? ठीक है, तो चलिए एक में करा ऑस्ट्रिया पर्सा, पर्सा और डेनमार्क, इटली रोम और फ्रांस पर्सा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस पर्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस पर्सा। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की यूनान एवं स्वतंत्र रूप से घोषित किया है कि 1830, 1832, 1834, 1836। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर निकालते हैं। वो 1830, 1832, 1864, 1836। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1832। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था? अच्छा, जर्मनी का एकीकरण किस संधि द्वारा किया था? नेटवर्क की डेनमार्क की संधि, गस्टीन की संधि, ठीक है, और प्रग की संधि तीसरा है, प्रग सी, और चौथा है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जीगो गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? अच्छा ठीक है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? ठीक है, तो पर्सा का है, तुर्की का है, फ्रांस का है, सीडान का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस का है। चलिए अगला। अगला है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, चलिए ऑस्ट्रिया एवं सीडान के बीच, ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच, सीडान एवं पर्सा के बीच, तुर्की और मिस्र के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस। इसका राइट आंसर ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो को निम्न में से कहाँ पर राजा घोषित किया जाता है? ठीक है, तो रूस को, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा यहीं पर था। चलिए यहाँ पर आपका लास्ट हो गया और यह चढ़ जाएगा सुबह। ठीक है, और अभी हिस्ट्री ही चलेगा। लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ जाता थोड़ी है लाइक और कमेंट करने में, चाहे सब्सक्राइब करने में। लेकिन एक चीज़ है, जितना सब्सक्राइब बढ़ता है उतना मन करता है कि चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।